की। लोग बोलते हैं पैसे को अट्रैक्ट करो। भाई अगर तेरी रेमेडीज में इतना ही दम है, ये वास्तु एस्ट्रोलॉजी कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लोगों के लिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि डर का व्यापार चल रहा है। भाई एकता कपूर वो डबल के लगाते हैं। एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, वास्तु छोड़ दो, खाली स्पेलिंग लगा दो, डबल ए डबल के। नहीं काम कर नहीं करेगा। ये चीज खास ध्यान में रखना राहुल जी कि आपका सलाहकार, आपका मार्गदर्शक कौन है। शकुनी भी एक मार्गदर्शक है और श्री कृष्ण भी एक मार्गदर्शक है। क्या इन चीजों को लेके हिंदू धर्म में ही बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है? ये दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं इन चीजों को? जब कर्म से ही सब होता है, मतलब कोई खराब कर्म मेरा एक्टिव हुआ तो मैं बीमार पड़ा। अब जब कोई अच्छा कर्म एक्टिव होगा तो वापस मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ। बराबर है ना? तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना? क्या आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई ऐसा दोष है जिसे रेमेडीज से भी ठीक नहीं किया जा सकता? अच्छे से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट पे बेस्ट रेमेडीज करवा लो। आप 90%, 95% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। हमारे कर्म की क्या औकात है फिर? कर्म की औकात तो सबसे, सक्सेस रेशियो क्या है आपका? ये फील्ड में अभी मैं हूँ 9 साल से। आज तक मैंने जितने भी काम किए उसमें लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले। हर एक चीज का सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी के, पर ये लाइन का फील्ड का रिस्पेक्ट पूरा अलग है। घर का दिशा चेक करने का सही तरीका क्या है? घर के सेंटर में खड़े रह के चेक करना चाहिए। अगर पैसों की गाड़ी बराबर चल रही है तो ऑटोमेटिक घर में सब कुछ अच्छा ही चलने वाला है। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी खुद ऐसा सोचा होगा या उनके दिमाग में आया होगा कि क्या वास्तु किसी की जिंदगी खराब कर सकती है या किसी की जिंदगी बदल सकती है। क्या एस्ट्रोलॉजी सच में मानने की चीज है या लोगों के लिए अंधविश्वास है? क्या रेमेडीज सच में कुछ ना कुछ काम करती है या उसमें भी कुछ ना कुछ वहम छुपा हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब हम आज जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। तो चलिए बिना देर के स्वागत करते हैं श्रेष शाह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम फाइन। आप कैसा? बहुत बढ़िया सर। ग्रेट। जब आप लोग से मिलते हैं, किसी भी लोगों से, पता चल पाता है कि इंसान कौन खुश है या दुख है? अंदाजा आ जाता है। गारंटी तो कोई नहीं बता सकता, अंदाजा आ जाता है थोड़ा बहुत, उसकी बातों से या कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से थोड़ा सा अंदाजा आ जाता तो ये एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है कि तजुर्बा कुछ ऐसा या कुछ ट्रिक्स हैं आपके एस्ट्रोलॉजी में? है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी की ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है। इतने साल इतने लोगों को मिला हो, इतने लोगों से इंटरेक्शन किया है, तो तुरंत पता चल जाता है कि है कुछ और छुपा रहा है या कुछ दिखा रहा है। ऐसा सर ये फील्ड ऐसा है ना, कोई भी फील्ड, इंसान या तो किसी के रिकमेंडेशन पे जाता है कि यार ये कर ले, बहुत अच्छा करियर है इसमें, या कभी फैमिली बिजनेस होता है किसी का, या फैमिली कोई पुजारी है तो सोचते हैं कि अपने बच्चे को भी पुजारी बना दें। आपके लिए कैसा ये टर्निंग पॉइंट था सर एस्ट्रोलॉजी? मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी का टर्निंग पॉइंट मैं बताऊं तो मेरे 7 खानदान, मतलब 7 पीढ़ी बोलते हैं ना, उसमें से तो कोई ये फील्ड में नहीं था। और इसके पहले मेरा जो फील्ड था वो 14 साल इंश्योरेंस का फील्ड था। ओह। 14 साल में से 10 साल मैंने प्योर इंश्योरेंस किया, 4 साल इंश्योरेंस के साथ में एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों बिजनेस संभाले, और अभी पिछले बाकी के जो साल है उससे मैं 100% फुल टाइम ओनली एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। वास्तु में सर ब्रह्म स्थान का मैंने बहुत बार जिक्र सुना है, थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। ब्रह्म स्थान होता है क्या हमारे वास्तु में? ब्रह्मस्थान क्या होता है? हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, घर है या ऑफिस है, उसका एग्जैक्टली जो सेंटर वाला पार्ट, जहाँ से एंट्री करते हैं? नहीं एंट्री नहीं, सेंटर, पूरे घर का सेंटर जो है, बीच का पॉइंट। ओके। हाँ, तो उसके अंदर जो एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं ब्रह्म बिंदु, और वो सेंटर वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। एग्जैक्टली वो घर के 9 पार्ट करने के ऊपर जो सेंटर वाला पार्ट मिलता है वो होता है ब्रह्म स्थान। तो एक से ज्यादा भी ब्रह्म स्थान हो सकते हैं घर में? नहीं, ब्रह्म स्थान हमेशा कोई भी घर में एक ही रहेगा। ये आपने अच्छा सवाल निकाला है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अलग अलग रूम का सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। हाँ। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। हर वास्तु के अंदर, यानी कि कोई भी घर हो या ऑफिस हो, उसमें वास्तु पुरुष का स्थान होगा। अब वास्तु पुरुष जब मैंने कहा तो वो भी एक देवता है, वो भी एक एनर्जी है। अब जैसे हमारा शरीर है वैसे उनका शरीर है, और हमारे घर के अंदर या ऑफिस के अंदर पूरा उनका अलाइनमेंट है बॉडी का। जैसे उनका हेड पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में है, लेग्स पोजीशन साउथ वेस्ट में है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हमारे बॉडी में हमारा सेंटर पॉइंट एक ही है या एक से ज्यादा है? देखा जाए तो सिर्फ एक है अभी। हमारे बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा स्टमक है, और पॉइंट अगर मैं बोलूं तो नेवल, यानी कि हमारी नाभि, और सेंटर का पार्ट अगर हम बोले तो वो है स्टमक। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में पूरा एक ही है। उसी तरीके से
वास्तु में भी एक ही सेंटर पॉइंट यानी एक ही ब्रह्म स्थान होता है। ऐसा नहीं कि अच्छा कभी ऐसा हुआ हाथ का ब्रह्म स्थान अलग निकाला, हाथ का सेंटर पॉइंट, पैर का सेंटर पॉइंट, चेस्ट का सेंटर पॉइंट, ऐसा नहीं होता है। पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट नेवल है, ओवरऑल पार्ट है वो स्टमक है। तो उसी तरीके से कोई भी घर या ऑफिस या फैक्ट्री जो भी हम देख रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट एक ही होगा, ब्रह्म स्थान भी एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग जोड़ी फ्लैट लेते हैं, जोड़ी फ्लैट में बीच का वॉल हटा देते हैं, वो फिर वहां पे कहाँ वो सेंटर पॉइंट निकालेंगे फिर? ओके, अगर जोड़ी फ्लैट लिया है और बीच का वॉल हटा दिया तो वो दोनों फ्लैट को कंबाइन करके जो बीच का सेंटर वाला एरिया आएगा उसको ब्रह्म स्थान कहेंगे और उसका पॉइंट निकालेंगे वो ब्रह्म बिंदु। आपने जोड़ी फ्लैट अभी लेने के लिए ले लिया है, वॉल तोड़ी नहीं है, दोनों का एंट्रेंस अलग रखा है, ऐसा सोचा है कि बाद में जब करना होगा तो करेंगे, अभी दोनों फ्लैट यूज कर रहे हैं लेकिन दीवार नहीं तोड़ी है। तो इन दैट केस दोनों फ्लैट का अलग अलग ब्रह्म स्थान रहेगा, वो फिर कंबाइन नहीं होगा। भले आपने ही ले लिए है, भले आपके नाम पे है, लेकिन वो दोनों अलग रहेंगे। लेकिन सर ये वास्तु एस्ट्रोलॉजी कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लोगों के लिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि डर का व्यापार चल रहा है, लोग डर डर के एक कदम उठाते हैं आगे के लिए। पहले इन चीज़ों की ज़रूरत उतनी नहीं थी, लोग ध्यान नहीं देते थे, फिर भी सारी चीज़ें अच्छे से चलती थी। फिर अचानक से कहाँ से गया ये सारी चीज़ें? कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि हमारे शास्त्र में ही है, पहले से ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अचानक बढ़ना क्या बिजनेस है ये? देखिए, आपने एक सुना होगा, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। अभी क्या हो गया है, पिछले 5 साल से, खास करके कोविड के टाइम से, जब घर पे लोग फ्री थे, कुछ काम धंधा नहीं था, बैठे थे, तो वही अपना स्क्रॉल करते रहो। उसके अंदर क्या हुआ, एक तो वो इंस्टाग्राम पे फ्री में वीडियो डाल सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री में डाल सकते हैं, फेसबुक पे फ्री में डाल सकते हैं, फ्री में डाल रहे, तो जिसके मन में जो आए वो डालते जाओ। और लोग भी क्या है, जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं, जो आ रहे हैं वो कंज्यूम करते हैं। अब जब फ्री आ गया, फ्री डालो, कोई चार्जेस नहीं है, तो जिसके मन में जो आया वो डाल रहा है। और इसकी वजह से ये फिर फ्री वाला, और वो टाइम पे तो काम धंधे में से भी बहुत लोग फ्री थे, तो पूरा ये जो हाइप क्रिएट हुआ है लास्ट 5 साल में, वो उसकी वजह से हुआ है, फ्री वाले के चक्कर में। और सोशल मीडिया इतना भरा पड़ा है ये सारी चीजों से, तो उसकी वजह से मेजोरिटी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। ये वास्तु की जरूरत लोगों को कब लगनी चाहिए? क्या शुरुआत में जब वो कोई फ्लैट ले रहे हैं, या तभी होनी चाहिए, कि बाद में भी? कभी एक एहसास कब होता है कि हमारे बीच कुछ न कुछ तो गड़बड़ है हमारे घर में? पहले एक बात बताइए, नींद से जागने का सही समय कौन सा होता है? सुबह 6 बजे। एक होता है उसके भी पहले, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, यानी सुबह 3:30 से लेकर 4:30-5 बजे तक आप उठो, तो एक वो। ओके, उस बीच का पार्ट को हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा है, एटलीस्ट चलो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो सूरज के उगने से पहले उठ जाओ। हाँ। कम से कम सूरज के उगने से 1-8 घंटे के अंदर उठ जाओ, यानी कि 8-9 बजे, 8 बजे तक लास्ट उठ जाओ। तो 3 टाइम हो गए उठने के। सबसे बेस्ट कौन सा? ब्रह्म मुहूर्त। उसी तरीके से वास्तु करने के 3 बेस्ट स्टेजेस है। सबसे पहला कि आप नया घर, ऑफिस, फैक्ट्री कुछ भी ले रहे हो, उसके पहले ही अगर वास्तु करवा लो, वास्तु देख के जगह ले लो, तो आपको रेमेडीज का खर्चा कम आएगा। नेचुरली पॉजिटिव चीजें, नेचुरली पॉजिटिव प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। चलो कोई कारण से वो मिस कर गए, तो जब इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करवा रहे हो तब करवा लो, तो एटलीस्ट प्रॉपर अरेंजमेंट करके, प्रॉपर रेमेडीज करके आप उसको पॉजिटिवली बनाओ और फिर उसमें रहना या काम करना शुरू करो। अब वो भी मिस कर गए तो लास्ट एक ही स्टेज बचता है, जब प्रॉब्लम आता है तब लोग आते हैं, और फिर तो कोई चारा नहीं रहता है, वो टाइम पे तो फिर करना ही पड़ता है। ये वो वाली बात होगी ना, बीमार पड़ने पे ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। एग्जैक्टली। पहले हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे कि भाई सही खाना खाओ, सही चीजों को ध्यान रखो। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन प्रिवेंशन में बहुत कम लोग मानते हैं, क्योर में ज्यादा लोग मानते हैं, क्योंकि वो कंपल्सन हो जाता है। प्रिवेंशन वॉलंटरीली है। तो बस ये चीज है सेम वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में। आपने कभी अपने लाइफ में एस्ट्रोलॉजर्स के पास विजिट किया है अपने अपने प्रॉब्लम्स के लिए, या तो करियर शुरू करने के बाद या शुरू करने से पहले? किया है, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास विजिट किया है। क्या रीजन? प्रॉब्लम्स के लिए या एक स्टडी के लिए? नहीं, स्टडी तो बाद में, पहले तो मेरे खुद के प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, फिर दूसरों का स्टडी करो। तो क्या था कि जब मैंने इसके पहले ये फील्ड में, अभी मैं हूँ 9 साल से हूँ, उसके पहले मैं इंश्योरेंस फील्ड में था। इंश्योरेंस फील्ड के पहले शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, होलसेल, रिटेल, बहुत सारे बिजनेस मैंने किए, लेकिन कहीं पर भी मेरा ठिकाना ही नहीं पड़ रहा था कि कोई भी बिजनेस करूं जीरो, कोई भी बिजनेस करूं लॉस। शुरू में थोड़ा अच्छा चलेगा, फिर रुक जाएगा या प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बस इसी के चलते कि कोई एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये बिजनेस कर लो, आपके लिए अच्छा है, मैं गया, काम करते रहा, रिजल्ट नहीं मिला, वापस फेल हो गया, जीरो। तो फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर, ऐसे करके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गया हूँ मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। एक अंकल मुझे मिले थे बहुत सालों पहले, उन्होंने बताया था कि
बेटा तू कमीशन का काम कर, ऐसा कोई काम कर जिसमें तुझे कमीशन मिले, और वो काम करेगा तो फिर उसमें तेरा सक्सेस होगा। और वो अंकल की बात आज भी मुझे याद है, अभी तो शायद वो नहीं रहेंगे। मैंने जब इंश्योरेंस फील्ड में काम किया, इंश्योरेंस में कमीशन मिलता है, तो जब इंश्योरेंस फील्ड में काम किया, मेरे रियल करियर की ग्रोथ रियल वहां से हुई, और वहां से ही मैं आगे बढ़ा, और फिर जाकर ये काम आया एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या बता, तो उन्होंने ही आपको एक प्रोत्साहित किया था कि तुम इस फील्ड में आओ एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस के लिए बोला था शायद, हाँ। कमीशन फील्ड। ओके, तो इसमें दो चीजें, एक वो जो अंकल के पास गया था वो लगभग गया था 2005 में, जी फिर इंश्योरेंस के लाइन में आया, इंश्योरेंस में सक्सेस हुआ, आगे चला, 25 से 30 मुझे अवार्ड मिला, अच्छा करियर हुआ इंश्योरेंस का। जी लेकिन फिर क्या हुआ, वो टाइम पे एक ऐसा इंसिडेंस हुआ इंश्योरेंस फील्ड में कि उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर ऐसा चला तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग में बिलीव करता हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी से ही क्यों और कोई नया फील्ड शुरू ना किया जाए, इंश्योरेंस को संभालो लेकिन साथ में, ताकि आने वाले समय में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ एक ही बिजनेस के ऊपर मैं डिपेंड ना रहूं। तो ये जब थॉट फाइनल हो गया कि कोई और बिजनेस करना है, तब वापस कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया था। तो वो पार्ला में थे, अब वो उनकी तो डेथ हो गई है, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जब मैं गया, वो भी एक अंकल ही थे, उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे 4-5 फील्ड सजेस्ट किए। उसमें से फिर मैंने ये फील्ड चूज किया, क्योंकि हूँ बनिया बुद्धि। ऐसे सोचा कि जो इंश्योरेंस के क्लाइंट है वही मुझे ये मेरे नए फील्ड में काम आने चाहिए, मेरा सारा काम एक ही ऑफिस से होना चाहिए, अभी जो मेरा इंश्योरेंस का स्टाफ है वही मेरा ये काम भी हैंडल कर सके। बहुत सारा दिमाग लगाया, कैलकुलेशन किया, फिर लगा कि हाँ ये सबसे बेस्ट है। और दूसरी एक बात इंटरेस्टिंग, जो जो माइनस पॉइंट इंश्योरेंस के थे ना, वो मैं कवर करना चाहता था, क्योंकि 14 साल तक लोगों से मिलके, मीटिंग करके, अपॉइंटमेंट लेके, कोल्ड कॉलिंग करके, बस एक लगा था कि अभी बहुत कर लिया, अभी कुछ और नया करना है लाइफ में। तो ये फील्ड के अंदर क्या है, लोग मेरी अपॉइंटमेंट लेते हैं, लोग सर करके बुलाते हैं, गाड़ी लेने के लिए भेजते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इसके अंदर एक रिस्पेक्ट पूरा अलग है। देखो पैसा तो दोनों जगह है, काम तो दोनों जगह का, बट ये लाइन का फील्ड का रिस्पेक्ट पूरा अलग है। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा ये मेरे लिए बेस्ट है। उधर जिंदगी भर इंश्योरेंस में काम करूंगा, लेकिन कोई साहब नहीं बोलेगा, यहाँ पर तो वो पूरा स्टेटस चेंज है। तो यहाँ से फिर शुरू हुआ कि ये फील्ड में काम करते हैं, जितने माइनस पॉइंट इंश्योरेंस के वो सारे इसमें कवर हो गए। घर का दिशा चेक करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत लोग बहुत ऐसे अवेयर नहीं हैं, कभी गेट के अंदर की तरफ खड़े होकर लोग चेक करते हैं, बहुत लोग मोबाइल का यूज करते हैं। एक सही प्रोसेस है कुछ चेक करने का? प्रोसेस तो है, सबसे पहले कहाँ से चेक करना चाहिए, तो घर की दिशा जब हम चेक करते हैं, नया घर ले रहे हैं या फिर घर का वास्तु कर रहे हैं, तो घर के सेंटर में खड़े रह के चेक करना चाहिए। कुछ लोग एंट्रेंस पे खड़े रह के करते हैं, कुछ लोग एंट्रेंस के बाहर खड़े रहते हैं, कुछ लोग अंदर खड़े रहते हैं। नॉर्मल ज्यादातर यही होता है। हाँ, एंट्रेंस के बाहर या फिर एंट्रेंस के अंदर खड़े रहेंगे, या फिर बेडरूम में चले जाएंगे या किचन में चले जाएंगे। कुछ लोग लिविंग रूम से करते हैं, लेकिन ये कोई भी जगह से नहीं करना चाहिए। घर के सेंटर पॉइंट में, जो मैंने अभी ब्रह्मस्थान समझाया है, ब्रह्मस्थान में खड़े रह के फिर वहां से कंपास हाथ में रख के, बहुत लोग कंपास नीचे रखते हैं तो वो भी नहीं रखना चाहिए। और कुछ लोग मोबाइल से देखते हैं डायरेक्शन, मोबाइल से भी कभी नहीं देखना चाहिए। वास्तु का स्पेशल कंपास आता है, उसी से डायरेक्शन चेक करने चाहिए। सेंटर में खड़े रह के एग्जैक्टली नॉर्थ से अलाइन करके आप चेक करोगे, एक्यूरेट नॉर्थ मिलेगा, और फिर आपका वास्तु का अलाइनमेंट भी परफेक्ट होगा। प्लांट का आजकल चलन बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग खूबसूरती के लिए घर में लगाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वास्तु से कुछ कनेक्शन है। इस चलन में कुछ लोग कि प्लांट सूख ना जाए, आर्टिफिशियल प्लांट भी यूज करने लगे हैं। इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं? प्लांट जरूरी है घर के लिए वास्तु के हिसाब से, और आर्टिफिशियल क्या बेनिफिशियल है या नहीं है? आर्टिफिशियल तो उतने बेनिफिशियल नहीं है, वो तो खाली शो के लिए रखते हैं। जैसे बाकी की चीजें हम शो के लिए रखते हैं, तो वो शो के लिए रख दिया, वो ठीक है। लेकिन शो के लिए भी अगर आपने आर्टिफिशियल प्लांट भी अगर नेगेटिव जोन में रखे हैं, कौन सा नेगेटिव, यानी जो प्लांट के लिए जोन नेगेटिव है, जहां पर नहीं रखने चाहिए, फिर चाहे ओरिजिनल हो या चाहे आर्टिफिशियल हो, वैसे जोन में अगर आर्टिफिशियल प्लांट भी रखे हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। प्लांट रखने के लिए कुछ डायरेक्शन है, वहां पर प्लांट रख सकते हैं। कुछ डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ध्यान वो रखना है, हो सके तो ओरिजिनल रखो, या फिर ना रखो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन आर्टिफिशियल रखना ही है तो भी प्रॉपर जोन में रखो, गलत जोन में मत रखो। सर, जैसा आपने बताया कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई है, एक और चीज बदल गया कि काफी सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। आपके फील्ड में भी आप डिजिटली कंसल्टेशन चलता है, लोग ऑनलाइन जूम पे कनेक्ट होते हैं, बताते हैं ये ऐसे करो वैसे करो, और बहुत फेस टू फेस मिलना एक अलग बात होता है। क्या डिजिटली और जो फेस टू फेस हम मिल के काम आप बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, फर्क होता है दोनों में कि सेम काम करते हैं दोनों?
राहुल जी, इसमें दो चीजें हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन करता हूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्लाइंट को वैसे भी मुझे डेट प्लेस एंड टाइम देना है। जी, मेरे पास सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जी, उसमें कुंडली बनती है, जी, और जो मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठ के मुझे उनको समझाना है वो मैं कॉल पे समझा सकता हूँ, जूम पे समझा जी। सकता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी वहां तक ठीक कंसल्टेशन है। में तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है वास्तु की, वास्तु के। तो उसमें कुछ लोग पैसे बचाने के लिए ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन करवाते हैं, और बहुत सारे हमारे ही फील्ड के लोग हमारे ही फील्ड की ऐसी हालत करते हैं कि वो लोग भी प्रेरित करते हैं लोगों को कि ऑनलाइन करवा लो, ऑनलाइन करवा लो। अब ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन में क्या फर्क होता है और ऑफलाइन में क्या होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब एक सीधी बात समझा। जी। ऑनलाइन वास्तु में मैं यहाँ पर बैठ के एक्यूरेट नॉर्थ मार्क कर लूंगा, लेकिन ऑनलाइन वास्तु में मैं आपके घर की एनर्जीज चेक नहीं कर पाऊंगा, घर के अंदर का स्ट्रेस चेक नहीं कर पाऊंगा, घर के अंदर फ्लोरिंग का लेवल क्या है वो चेक नहीं कर पाऊंगा। पार्ला में एक क्लाइंट के घर का मैंने वास्तु किया था, वो पहले बहुत इंसिस्ट कर रहे थे आप ऑनलाइन करो, लेकिन मैंने उनको समझाया, फिर वो समझ भी गए कि कुछ 1000 रुपीज के लिए क्या, फिर पूरे घर का सवाल है, पूरी जिंदगी भर का सवाल है, कुछ 10-1000 का फर्क पड़ रहा था विजिट में और ऑनलाइन करने में। तो बाद में मेरे समझाने से वो समझे, मैं उनके घर पे गया, मैंने सारी चीजें देखी, और उसमें मैंने उनको समझाया कि देखिए मैडम, आपके घर का जो ब्रह्मस्थान है वो सेंटर से उठा हुआ है, मतलब बाकी का फ्लोरिंग नीचे है, खाली ब्रह्मस्थान का जो पार्ट है उतना लेवल ऊपर है। अब ये एक मेजर वास्तु दोष की कैटेगरी में आता है। मैंने उनको फिर वो टाइम पे कहा कि मैडम, अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन वास्तु करवाया होता, मैंने डायरेक्शन तो चेक कर लिए होते, लेआउट पे मार्किंग भी कर लिया होता, आपको बता भी दिया होता, लेकिन ये चीज हम मिस कर जाते हैं। तो ऑनलाइन करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, एनर्जी चेक नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस चेक नहीं कर पाते हैं, फ्लोरिंग का लेवल चेक नहीं कर पाते हैं, वो घर के अंदर क्या वाइब्रेशन है, क्या पल्स है, वो भी चेक नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूंगा, मैं ऑनलाइन वास्तु करता हूँ, कब करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहां दुबई, संभव ही नहीं जहां है। से नहीं, संभव से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जहां से मुझे कंसल्टेशन के लिए आते हैं, पहले मैं उनको ये समझाता हूँ कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन में ये डिफरेंस है, आप चाहो तो विजिट करवा लो, पैसा लगेगा लेकिन वो आपका इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। बट फिर भी उन लोगों का कंसर्न आता है कि नहीं, इतना नहीं करना है, तो मैं उनको ये समझा देता हूँ कि ये 4 चीजें मैं ऑनलाइन में आपको नहीं दे पाऊंगा, आप करो लेकिन ये समझ के करो, फिर आपकी चॉइस है। मैंने तो समझा कि दिया, डिस्क्लेमर डाल देते हैं आप। डिस्क्लेमर नहीं, अपफ्रंट समझा देता वही हूं मैं। मतलब हाँ, डिस्क्लेमर एक डाल देना कि ये भाई सर, ये 4 संभव चीजें नहीं। आपको नहीं मिलेगी कंसल्टेशन में, बाद में आप पीछे से बोलो, क्योंकि वास्तु में क्या है ना राहुल जी, जितना दिशाओं का महत्व है उतना ही महत्व एनर्जीज का है। लेकिन लोग पैसे बचाने के लिए गूगल से फ्री में मिल जाता है तो देख लेते हैं कौन से चीज, कौन से जोन में क्या रखना क्या नहीं रखना, वो तो सब अवेलेबल ही है। एनर्जी कहाँ से चेक करोगे? एनर्जी, मैंने कितने घर के वास्तु किए जहां पर मैं घर पे जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो बाकी सब चीजें प्रॉपरली अरेंज की हुई है, फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे वो लोग। और वो टाइम पे जब मैं एनर्जी चेक करता हूँ, स्ट्रेस चेक करता हूँ, उसमें से पॉइंट मिलता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी एनर्जीज में और स्ट्रेस में प्रॉब्लम था, तो ये प्रॉब्लम आया। तो हो सके उतना थोड़ा सा पैसों के सामने मत देखो, ऑफलाइन विजिट यानी कि विजिट करवा लो, उसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और उसमें आप उसी में से तो आगे बढ़ना है फिर हमें। कभी ऐसा केसेस आए हैं कि आपने चेक किया है वास्तु परफेक्ट है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन कुछ सालों के बाद, 1 साल 2 साल के बाद वास्तु खराब हो गया, ये किस कारण से होता है? देखिए, स्ट्रक्चर की जब अगर मैं बात करूं, आपने बोला शुरू से 21 तरीका होगा, अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ, जैसे कोई घर है जिसके अंदर आप 10 साल से रह रहे हो, हाँ, आपने मुझे बेचा, हम्म, अब आपने बिल्डर ने जो दिया था वही रखा, हाँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करवा दिए और फिर मैंने दूसरे को बेच दिया। तो क्या हो गया, ओरिजिनल बिल्डर ने जो दिया था वो अलग था, हाँ, मैंने उसमें चेंजेस करवा दिए, और जो नए वाले ने लिया उसको तो फिर मैंने जो चेंजेस किए हैं उसके अनुसार रिजल्ट मिलेगा। और मान लो कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करवाते हैं, लेकिन हम रंग में चेंज करवाते हैं। मतलब आपके घर में समझो आपको फॉर एग्जांपल पिंक कलर पसंद है, तो आपने वॉल पे पिंक कलर करवाया था, मेरे घर में मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैंने ब्लू कलर करवा लिया। तो घर का डायरेक्शन और स्ट्रक्चर तो सेम ही है, लेकिन जो कलर्स के हम चेंज करते हैं उसके ऊपर भी वास्तु का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर ये चीज है कि वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज फिर सेम रहेगा। सच में ये चीज काम करता है सर? कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जो लोगों को लगे कितनी जरूरी चीज है ये वास्तु? इंसिडेंट तो बहुत है। एक 35 lakhs, एक क्लाइंट का 35 lakhs रुपीज फंस गया था, पैसा फंस गया था। हम्म, उनके ऑफिस का मैंने वास्तु किया था पहले, जब वो रेंट की ऑफिस में थे, फिर उन्होंने चेंज कर दिया, तो चेंज किया तो वापस वो टाइम पे मुझे नहीं बुलाया कि भाई जाने दो, अभी कहाँ बुलाएंगे, वो टाइम पे भी वो रेंट पे ही थे। जब ये पैसा फंसा और ये सारी चीजें हुई तो वापस उन्होंने मुझे याद किया कि मैं आपसे मिलता हूँ, मिले। मैं क्या करता हूँ, एस्ट्रो वास्तु करता हूँ, यानी क्लाइंट की कुंडली पहले देखता हूँ। कुंडली में कुछ कुछ
टाइम पीरियड ऐसा होता है जब आप कितना भी वास्तु करो रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ कुछ टाइम पीरियड होता है जहां पर वास्तु की रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो सब कुंडली देख के मैं पता लगा लेता हूँ। उनके केस में क्या हुआ, मैंने कुंडली खोली और मैंने बोला सर पैसा फंसा इसलिए आप आए हो? बोले एकदम सही बोला, बहुत पैसा फंस गया, अभी बहुत प्रॉब्लम। ये चीज पता चल जाती है आपको? हाँ। एनर्जी से? एनर्जी से नहीं, कुंडली से। कुंडली ओपन ओके, करो कुंडली में सारी चीजें। हाँ, कुंडली से समझ में आ जाता है कि अभी आपके फिलहाल जीवन में क्या चल रहा है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम चल रहा है, वो तुरंत पता चल जाता है। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला हाँ। फिर मैं उनके घर पे गया, मैंने विजिट की और उन्होंने बोला अभी ऑफिस की भी कर लो, घर की भी कर लो। मैंने बोला ठीक है। पहले उन्होंने ऑफिस का बोला था, लेकिन मैंने बोला सर हम ऑफिस की करते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है ना वो ऑफिस से तो कनेक्टेड है ही है, आपका खुद का बिजनेस है, तो घर का भी करवाना उतना ही जरूरी है। बोले ठीक है, घर का भी कर दो। उनके घर पे गया तो वो टाइम पे मैंने जो जो वास्तु दोष थे वो फाइंड आउट किए, उनका रेमेडीज उनको बताया। रिजल्ट उनका ये आया कि जो 35 लाख टोटल ब्लॉक हो गया था, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके पैसा आना शुरू हो गया। और लास्ट जब मेरी बात हुई थी लगभग 28 लाख उनका रिकवर हो चुका है, 7-8 लाख जो भी है उनका बाकी है। तो बहुत फर्क पड़ता है और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। अब ये बताने बैठूंगा तो ये पॉडकास्ट अब कम रह जाएगा, बहुत एग्जाम्पल है। सर वास्तु की बात चल रही है अभी, तो जो वास्तु आप चेक करते हैं किसी घर या ऑफिस का, वो क्या उस पर्सन से भी कनेक्ट करते हैं कुछ? आप घर में अगर 4 सदस्य हैं तो अगर मेरे से आप कनेक्ट कर रहे हैं, मेरी वाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे माता पिता से कर रहे हैं, तो सबके कनेक्शन अलग अलग दिखेंगे आपको। तो फिर किसका परफेक्ट मैच किया जाता है वहां पे? मेन अर्निंग मेंबर जो है उसके साथ में हम मैच करते हैं। ओके। क्योंकि होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर पैसों की गाड़ी बराबर चल रही है तो ऑटोमेटिक घर में सब कुछ अच्छा ही चलने वाला है। सबसे पहला पैसा, फिर वेल्थ, रिलेशन, मतलब हेल्थ, रिलेशन सब हम देख लेते हैं साथ साथ में, बट पहले प्रायोरिटी जो अर्निंग, मेन अर्निंग मेंबर है घर का, उसको देते हैं। और जो वास्तु हमारे लिए अच्छा है, अगर फ्लैट मैंने किसी और को दे दी, वो जरूरी नहीं कि वो वास्तु उसके लिए अच्छा हो। हाँ, जरूरी नहीं है, खाली दिशाओं के आधार पर बोल सकते हैं, लेकिन हाँ। जरूरी नहीं है। क्या दशाएं चल रही है वो बहुत रोल प्ले करता है। और कैसा है ना, आपके साथ में मैंने, मतलब आपके साथ मैंने वास्तु का प्रॉपर एस्ट्रो वास्तु अलाइनमेंट कर दिया, फिर आपके वाइफ का या बच्चों का है तो उसमें क्या करता हूँ, कुछ कुछ चीजें सब घर के सब मेंबर से तो अलाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस उनको पर्सनलाइज रेमेडीज दे देता हूँ। ओके। ये आप पर्सनली करो और ये आप घर के अंदर करो, तो ऐसे करके पूरा बैलेंसिंग हो जाता है। कंपटीशन की बात करते हैं, क्या लगता है कभी कि बहुत ज्यादा रिस्क है? वैसे हर फील्ड में रिस्क होता है, कभी कंपटीशन फील होता है बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के बीच? एक लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अपने आप को साबित करना, 10 लोगों के बीच प्रूव करना। साबित करने के चक्कर में जाएंगे तो प्रेशर होगा। नेचुरली जो हो रहा है वो कर रहे हैं, और नीति नियम साफ रखा है कि किसी को गलत गाइड करना नहीं है, जो है ईमानदारी से बता के करना है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरी चीज, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि हमारे फील्ड में हमें टॉप लेवल के ऊपर नॉलेज लेना चाहिए। आप देखिए, कभी आप वाटर पार्क में गए हो, स्लाइड कर, वाटर पार्क में घूमने हाँ, गए हो? गया हूँ, स्लाइड नहीं किया। स्लाइड नहीं किया, आप स्लाइड नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा जो सबसे ऊपर वाली राइड होती है ना, वो जहां भी पर नहीं। पानी से नीचे आना है ऊपर, वो भी नीचे गिरता है। नहीं, ऊपर में बहुत कम लोग होते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ लगी रहती है? जो छोटी छोटी राइड होती है, हाँ। उसमें बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। लेकिन तीसरे माले से नीचे आना है तो तीसरे माले है ऐसा देख के ही लोग डर जाते हैं। तो टॉप के ऊपर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो हमेशा कहने का पॉइंट मेरा क्या है, टॉप के ऊपर कंपटीशन नहीं रहता है। तो जितना मैं अपने नॉलेज का, अपने फील्ड में नॉलेज का टॉप पे रहूंगा, उतना कंपटीशन नहीं आएगा। हाँ, बेसिक एजुकेशन ले लिया है, जो पूरा गांव बता रहा है वो मैं भी वही बता रहा हूँ, वही सब चीजें कर रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम आना ही आना है। क्या इन चीजों को लेके हिंदू धर्म में ही बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, ये दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं इन चीजों को? दूसरे धर्म मतलब मुस्लिम्स? दूसरे मानते धर्म हैं वो के लोग? लोग भी मानते हैं, बट परसेंटेज में फर्क है, और ओपनली या सीक्रेटली हाँ, माने उसमें सीक्रेटली फर्क है। होते होंगे। हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ, ओपनली या सीक्रेटली उसमें फर्क है और परसेंटेज में फर्क है। बाकी राहुल जी देखिए, जहां जहां व्यक्ति है वहां वहां प्रॉब्लम है, और जहां जहां प्रॉब्लम है आज नहीं तो कल लोगों को इसमें बिलीफ होता ही है। ये अभी जो थोड़े टाइम पहले आपने कहा, जब तक बीमारी नहीं आई है डॉक्टर को कोई याद नहीं करता है, बट बीमारी आई, हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत घरेलू उपचार कर लेंगे शुरू में। बीमारी आई, कुछ बुखार उखार आया, उससे भी नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। तो वैसा हर एक उसके अंदर होता है, कोई ओपनली एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है, वो फर्क पड़ता है। तो अगर बहुत लोग जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं ढूंढ रहे हैं, लोग वास्तु कंसल्टेंट को नहीं ढूंढ रहे हैं, और घर में बेसिक रिसर्च करना हो, एनर्जी चेक करनी हो घर में, तो कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई सोर्स है जिससे वो चेक कर सके एनर्जी कैसी है यहाँ की? मेरी
खास आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे रील्स के चक्कर में बिल्कुल भी आप गुमराह मत होइए। हो सके तो पूरा फॉलो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए, भगवान सबके लिए है। मैं जैन हूँ, बहुत जैन क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं पैसे का प्रॉब्लम है सुरेश भाई क्या करें। मैं बोलता हूँ अगर जेन्युइन पैसे का प्रॉब्लम है और नहीं करना चाहते तो मत करो, नमोरी अंतानम बोलो और काम शुरू कर दो, नवकार मंत्र बोलो और काम शुरू कर दो। अगर कोई वैष्णव है तो मैं बोलता हूँ जय श्री कृष्ण बोलो और काम शुरू कर दो। भगवान सबके लिए बैठा है, जरूरी नहीं है। और आप मेरे फील्ड की खुली खुली बात बता दो, कभी किसी ने बताई नहीं होगी। इतना अपफ्रंट बोलने के लिए हिम्मत चाहिए अपने ही फील्ड का ऐसा बोलने के लिए। दुनिया में जितने लोगों ने वास्तु करवाया है ना, उससे अनेकों गुना लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं करवाया है, वो भी सुखी हैं। फिर भी सबकी लाइफ तो चल ही रही है ना। फिर भी सब लोग सुखी, तो सब लोग नहीं, मतलब फिर भी सुखी लोग तो है ही ना। ऐसा थोड़ी है कि वास्तु नहीं करवाया तो दुखी ही रहूंगा और वास्तु करवाया तो हमेशा सुखी ही रहूंगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपकी दशाओं के आधार पर, आपके कर्मों के आधार पर बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, बिलीव करो, फॉलो करो तो पूरा करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, आधा आधा मत करो। वो शेविंग आधी आधी करते हैं ना, वो गेटअप लुक्स खराब हो जाता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोग डॉक्टर के पास भी जाके यही चीज करते हैं, डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको ये मेडिसिन लेनी है, आपको ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, अरे डॉक्टर तो बोलते रहते, जाने तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये नहीं छोड़ सकता, या तो मैं तो ये खाऊंगा ही खाऊंगा, या फिर मेडिसिन खाएगा और डॉक्टर ने जो बोला वो फॉलो नहीं करेगा। रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेगा। जो चीज डॉक्टर ने कही है उसको फॉलो करने से ही रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे बताओ, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, एमबीबीएस के पास गए, हमारे फैमिली डॉक्टर के पास 200-500 रुपया लेगा। कोई सर्जन के पास एडवाइस के लिए चले गए, 1000-1500-2000 बढ़ जाएगा। आपको लगता है वो 200-500 में या 2000 में वो डॉक्टर का बंगला बनने वाला है? उसको आपको 200-500 या 2-3 हजार में गलत एडवाइस देके उसको क्या मिलेगा? समझ रहे हो बात? लेकिन उसको नहीं फॉलो करके हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उनके पास पेशेंट की कमी नहीं है, वो एक नहीं तो दूसरा कोई ना कोई तो आने ही वाला है। सेम उसी तरीके से अगर हमें हमारा अच्छा करना है तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। बाकी वो लोग जी रहे, जियो मस्त, खा पी के मजा करो। सर, कहा जाता है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? क्या आपके फील्ड में कभी जरूरतमंद कुछ मिलते हैं तो क्या मौका मिलता है समाज सेवा करने का? हाँ, मौका डेफिनेटली मिलता है। मैं क्या करता हूँ कि किसी ने रेफरेंस दिया कि सुरेश भाई ये व्यक्ति का जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप देख लेना, आपसे जो हो सके उतना डिस्काउंट कर देना या कम कर देना। तो इन दैट केस मैं देख लेता हूँ। और बहुत मैंने ऐसे कंसल्टेशन किए हैं जहां पर मैंने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया है। क्या है कि वो जेन्युइन सोर्स से आना चाहिए और जेन्युइन उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो मैं ये चीज करता हूँ। वास्तु में सबसे ज्यादा कौन सा दोष होता है जो इंसान को परेशान करता है, चाहे फाइनेंशियली या मेंटली या? ओके, तो वास्तु में सबसे ज्यादा ऐसे मतलब है ना, 4 से 5 चीजों को मेन देखा जाता है जो मेजर वास्तु दोष की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला होता है एंट्रेंस। टोटल 32 एंट्रेंसेस है, उसमें से 4 है ना बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव है, 4 जो है वो सेमी पॉजिटिव है, और बाकी के 24 जो है ना वो नेगेटिव है, और वो 24 में से भी 8 तो भयंकर नेगेटिव है। अब वो पूरी कैटेगरी है उसके अंदर। अभी हमें पता है कि कौन सा क्या है, कौन से डिग्री पे आता है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं, साउथ वेस्ट साइड का कोई भी एंट्रेंस है वो नहीं लेना चाहिए। साउथ वेस्ट साइड का जो भी एंट्रेंस है वो मेजर वास्तु दोष की कैटेगरी में आता है, नंबर 1। दूसरा मेजर वास्तु दोष जो है वो घर के ब्रह्मस्थान का है। घर के ब्रह्मस्थान में किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, खड्डा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पिलर नहीं होने चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि घर की एनर्जी की शुरुआत होती है ब्रह्मस्थान से, उसका उद्भव स्थान है और वहां से पूरे घर में वो फैलती है। अगर सोर्स में ही प्रॉब्लम है तो फिर बाकी जगह पे तो नेगेटिव एनर्जी जाएगी, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। तो दूसरा मेजर वास्तु दोष है ब्रह्मस्थान का। तीसरा मेजर वास्तु दोष में कैटेगरी में आता है टॉयलेट। घर के अंदर देखिए, पुराने जमाने में जो हमारा कंस्ट्रक्शन था और वास्तु क्या कहता है कि घर के अंदर वॉशरूम होने ही नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए। पहले क्या होता था, लोग खाना घर पे खाते थे और वॉशरूम बाहर जाते थे। अभी उल्टा हो गया, अब खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, वॉशरूम घर में जाते हैं। और वो भी मैं देखता हूँ बड़े बड़े घरों में तो उनको 3-3, 4-4, 5-5 वॉशरूम चाहिए। नहीं भाई, चाहिए इतना तो चाहिए, सबका अलग, सबका प्राइवेट, ऐसी सारी चीजें होती है। बट टॉयलेट जो है वो मेजर वास्तु दोष की कैटेगरी में आता है। टॉयलेट की एक्टिविटी है फ्लश करना, तो जो भी जोन के अंदर टॉयलेट आ गया उस जोन के एट्रीब्यूट्स को फ्लश कर देगा, घर से बाहर निकाल देगा। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ में टॉयलेट आया, नॉर्थ का जोन है मनी एंड अपॉर्चुनिटी का, जीवन में आगे बढ़ना है, करियर में आगे बढ़ना है, ज्यादा पैसे चाहिए, इनकम करनी है, तो ये सारी चीजों का कनेक्शन है नॉर्थ जोन से। अगर नॉर्थ जोन में टॉयलेट आ गया
तो पैसा नहीं मिलेगा, आया हुआ पैसा चला जाएगा, जीवन में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सेम उसी तरीके से अगर एक एग्जांपल वेस्ट जोन में है तो गेन्स एंड बेनिफिट का जोन है, अगर वहां पर वॉशरूम आ गया तो गेन्स एंड बेनिफिट कोई भी मैटर में नहीं होंगे। और जो लोग खास शेयर मार्केट में डील करते हैं उनका तो वेस्ट जोन के अंदर बिल्कुल भी दोष नहीं होना चाहिए। तो तीसरी कैटेगरी में आ गया टॉयलेट। चौथा है किचन। किचन जो है वो प्रॉपर जोन के जो अग्नि कोण है उसके अंदर ही किचन होना चाहिए। अगर वो किचन नॉर्थ में चला जाता है, साउथ वेस्ट में चला जाता है तो वो एक मेजर वास्तु दोष है। पांचवा और आखिरी हम जो देखते हैं बेडरूम, एंड बेडरूम के साथ साथ में देखते हैं घर का मंदिर। हाँ, ये मैं पूछने वाला था। अगर घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट के बदले या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन में चल सकता है। उसके सिवा अगर साउथ वेस्ट में रखा है, साउथ ईस्ट में रखा है तो वो भी मेजर वास्तु दोष की कैटेगरी में गिना जाता है। हालांकि उसको दोष क्यों नहीं कहते कि मंदिर आप एटलीस्ट शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन बेडरूम किचन आज के जमाने में शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। जहां पर है उसी उधर ही उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो 5वें नंबर पे जो है वो है बेडरूम। अगर बेडरूम गलत दिशा के अंदर है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी एंड करियर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, बुरी तरीके से इफेक्ट होगी। ये 5 मेजर वास्तु दोष है। कोई भी नया घर या ऑफिस लेने से पहले ये 5 चीजों का आपने ध्यान रख लिया तो बाकी की सब चीजें मैनेजेबल है, बट ये 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तु कंसल्टेंट दावा करते हैं कि किसी भी तरह का दोष हो हम रेमेडीज से ठीक कर देंगे। क्या आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई ऐसा दोष है जिसे रेमेडीज से भी ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं है कि रेमेडीज से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ओपनली कहूंगा 100% क्योर भी नहीं होता है। 100% क्योर नहीं है। 100% क्योर नहीं होगा। अच्छे से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट पे बेस्ट रेमेडीज करवा लो, आप 90% 95% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ वो चीज रहेगी रहेगी और रहेगी। लेकिन क्या है ना, हमारे गुजराती में कहते हैं नहीं मामा करता काणो मामो सारो। मतलब जहां पर कुछ पूरा नहीं है प्रॉब्लम तो- है उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा ये कर दूं तो एटलीस्ट 90% तक तो पहुंच जाओ, तो मुझे आगे बढ़ने में उतनी हेल्प हो जाए। बात ये है। आपके आसपास लोग आते हैं, सबसे ज्यादा किस तरह के प्रॉब्लम्स लगता है कि सबसे ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं वास्तु में, दिशा को लेके? वास्तु में मतलब वो तो हमें देखना होता है, लेकिन लोग मैक्सिमम जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं वो पैसों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज सबसे पैसा ही। ज्यादा पैसा और करियर, सबसे पहला वही क्वेश्चन आता है। फिर चाहे वास्तु का बात हो या फिर चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात हो, पहला मेन कंसर्न और मेन क्वेश्चन उसी के ऊपर आता है कि भाई पैसों का प्रॉब्लम है। और पैसों का प्रॉब्लम होता है तभी व्यक्ति जेब से पैसा निकालता है कंसल्टेशन के लिए। बाकी हेल्थ होगी तो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, जाना भी चाहिए, और थोड़ा 19-20 करके धक्का मार के गाड़ी चला लेगा। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आजकल लोगों को उतना ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, भाई वो अपना करे हम अपना करे, गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। सबसे पहला पैसा और करियर, उसको लेकर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि 100% क्योर नहीं है। अगर 100% क्योर होता तो पैसे की बारिश आप हर किसी के लिए करवा सकते थे। हाँ, करवा सकते थे। और जो ये दावा करता है ना, मैं खुला बोलता हूँ पॉडकास्ट के ऊपर, कि लोग बोलते हैं पैसे को अट्रैक्ट करो। भाई अगर तेरी रेमेडीज में इतना ही दम है तो आप खुद ही क्यों अट्रैक्ट नहीं कर लेते हो? आप ही अट्रैक्ट कर लो, आप ही 2000, 5000, 10,000 करोड़ ही अट्रैक्ट कर लो ना। 200-500 में क्यों पड़े हो? फिर ये फ्री की रील बनाओ, फ्री में डालो, लोगों को बुलाओ, इस तरीके से लोगों को भ्रमित करो, कंसल्टेशन करो, ये चक्कर में ही क्यों पड़ते हो? अट्रैक्ट ही कर लो ना पूरा, अगर अट्रैक्ट होता ही है तो। अभी कोई भी इंसान इतना तो मूर्ख नहीं होगा कि उसको अट्रैक्ट करने का पता है फिर भी पूरे गांव में बता रहा है और खुद अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा है तो वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। तो ऐसा अट्रैक्ट वट्रैक्ट कुछ नहीं होता है। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है। एक लाइन मेरी फेवरेट लाइन है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में लिखा है। और ये लोग जो ऐसे दावा करते हैं रेमेडीज का, वो लोग कृष्ण भगवान से भी ऊपर है, गीता से भी ऊपर है, कि वो अट्रैक्ट करने का बता देते हैं। ऐसा करो, अट्रैक्ट कर लो, समय से पहले सक्सेस हो जाओ। अभी आजकल ये चल रहा है, समय से पहले सक्सेस मिल जाएगा, समय से ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब अभी ये पॉडकास्ट के ऊपर मैं वो सब शब्द बोल नहीं सकता हूँ, इतना लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का मैंने पॉडकास्ट किया, सबका यही कहना है कि सब कुछ इंसान का कुंडली और वास्तु में ही छिपा हुआ। अगर सारी चीजें इन चीजों में है तो फिर हमारे कर्म की क्या औकात है? फिर कर्म की औकात तो सबसे बड़ी है, सबसे पहले है। देखिए मेरा ये मानना है, और मैंने बहुत लोगों के केस में, अपने क्लाइंट के केस में इसी से लोगों से कंसल्टेशन किया है और लोगों को गाइड करके अच्छे रिजल्ट दिए। हमें जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए और जो रिजल्ट मिलता है उसमें 4 चीजों का रोल बहुत होता है: वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड हमारी स्किल्स एंड एफर्ट्स। अब हर एक के परसेंटेज थोड़े थोड़े अलग अलग है।
बट मैंने वास्तु करवा लिया, न्यूमरोलॉजी सब करवा लिया और मैं बैठा हूं तो थोड़ी होने वाला है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, करना है। काम तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक काम नहीं करूंगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चार चीजों के कॉम्बिनेशन से होता है। अब कर्म तो करना ही है, लेकिन कौन से दिशा में करूं वो कुंडली बताएगी। कहां पर करूं, कैसी जगह में करूं ताकि प्रोसेस हो, तो वो वास्तु से पता चलेगा। कंपनी का नाम कौन सा रखूं, उसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए, वो न्यूमरोलॉजी बता देगा। ये तीन चीजें कर लो, अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो। सिंपल है। सर बहुत ऐसे आपको भी लोग मिलते होंगे, बोलते हैं मैं क्यों बिलीव करूं एस्ट्रोलॉजी में, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, कर्म ही सब कुछ। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कर्म ही सब कुछ है, बराबर है। अब कर्म ही अगर सब कुछ है और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, वास्तु में नहीं करते, आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे लोगों को खास ये प्रश्न है। अब मान लो आप वो कैटेगरी में हो, 5 मिनट के लिए हाँ। मान लो, ठीक है। अगर घर में कोई बीमार पड़ा तो डॉक्टर के पास जाते हो? जाना पड़ेगा। जब कर्म से ही सब होता है, मतलब कोई खराब कर्म मेरा एक्टिव हुआ तो मैं बीमार पड़ा। अब जब कोई अच्छा कर्म एक्टिव होगा तो वापस मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ। बराबर है ना? तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना है? डॉक्टर के पास जाने का कर्म करना ही क्यों है? आप किसी कोई बिजनेसमैन हो, किसी को आपको 1 करोड़ का माल देना है। आप 1 करोड़ का माल देने से पहले वो बिजनेसमैन की कुंडली चेक करोगे? इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आगे पहले किसी का पैसा खाया तो नहीं है, टाइम पे दे देगा पैसा। चेक करोगे कि नहीं करोगे बताओ? 100% सर। बराबर है कि बिना चेकिंग के माल दे दोगे? क्योंकि कर्म के ऊपर हो ना आप तो। भाई कर्म में है तो पैसा आ जाएगा, कर्म में है तो पैसा लेकर चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा करता है कोई? तो ये खोखली बात है। मैं कर्म में बिलीव करता हूं, अभी करना है। अगेन ये बात है, कर्म करना है मतलब बिलीव करना है तो पूरा करो। बीमार पड़ो तो भी डॉक्टर के पास मत जाओ और अपने आप अच्छे हो जाओगे। किसी को माल देना है, कुछ काम करना है तो कुछ चेक मत करो, बिंदास करो। फुल ट्रेन आ रही है, फुल स्पीड में चलो, उसके सामने कर्म में होगा तो बच जाऊंगा, कर्म में नहीं होगा तो हाँ, उड़ भाग्य में जाऊंगा। होगा। तो ऐसे नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। एस्ट्रोलॉजी वास्तु क्या काम करता है? कर्म तो देखो सबको करना है, वो गाइड करता है कि कौन से दिशा में कर्म करना है। हाँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमा दी और हो जाएगा। आपको चलना तो है ही, लेकिन सही दिशा में चलोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे। ट्रेडमिल पे चल के क्या फायदा? ट्रेडमिल पे चल के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के भी थोड़ी मंजिल आती है, उधर ही उधर घूमते रहते हो। ओवरऑल कर्म सिर्फ अकेला काम नहीं करेगा, कर्म के साथ और भी चीजें जरूरी है। एब्सोल्युटली जरूरी है। राइट। सर बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कर्म की बात कर रहे थे आप, अभी भी लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो बिल्कुल नहीं मानते हैं। भले ही बहुत बीमार पड़ जाए लेकिन वो जाते नहीं हैं, घर के नुस्खे अपनाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? काम करता है लेकिन घर के नुस्खे भी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, छोटी मोटी बीमारी में तो चल जाएगा, लेकिन कैंसर का इलाज होगा ऐसे? नहीं। पैरालिसिस का होगा? हार्ट का होगा? वो नहीं होगा। मतलब इंसान क्या करता है मालूम है? इंसान हमेशा है ना, कोई भी चीज में पैसे को कंपेयर करता है। ये चीज करने से इतना पैसा खर्च हो जाएगा, अब वो पैसा मैं बचा लूं या वो पेन सहन करूं? जब तक वो दर्द बर्दाश्त होगा वो करेगा। जैसे ही दर्द एक लिमिट के ऊपर गया फिर वो पैसा छोड़ेगा। तो ये चीजें है, एक एक्सट्रीम लेवल के बाद में अगर कुछ होता है तो लोग फिर डॉक्टर के पास जाते ही है, और जाना भी चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, उनके ऑफिस या घर में कौन सा जोन में वास्तु दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए? अगर आप एक ही जोन पूछो तो वेस्ट का जोन है, जो कि गेन्स एंड बेनिफिट का है, लॉन्ग टर्म गेन्स का है। तो उसके अंदर वेस्ट के जोन में बिल्कुल भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अब मेजर वास्तु दोष क्या है मैंने जस्ट समझाया। वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, एंटी कलर यानी उस जोन का जो एलिमेंट है उससे शत्रु यानी एंटी एलिमेंट का कलर नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई कट नहीं होनी चाहिए। ये मेजर वास्तु दोष वेस्ट के जोन में नहीं होने चाहिए। एंड अगर ओवरऑल बात करो तो जितने भी जोन पैसों से कनेक्टेड है, जैसे नॉर्थ का जोन मनी, जी। साउथ ईस्ट का जोन कैश फ्लो, साउथ वेस्ट का जोन स्टेबिलिटी, वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग, एंड वेस्ट का जोन गेन्स एंड बेनिफिट। ओवरऑल ये 5 जोन को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने एक ही जोन पूछा तो वो है वेस्ट का जोन। तो ये हर किसी के लिए सेम अप्लाई होगा, या उसमें भी कभी कभी जरूरत पड़ता है कभी कभी की कुंडली देखना चाहिए जिस पर्सन का हम वास्तु चेक कर रहे हैं? देखिए, कुंडली देख के करो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो बोलते हैं श्रेष्ठ भाई वास्तु तक ठीक है, अपने को कुंडली में नहीं पढ़ना है। ओके। तो उनको मैं समझा देता हूँ कि ये करने उनके से लिए ये नॉर्मल ये बेनिफिट, फॉर्मूला है छोटा सा। ये करने से ये बेनिफिट होगा, ये करने से नहीं होगा। फिर भी वो अब बोलते हैं कि नहीं आप खाली वास्तु के अनुसार करो, तो हम वास्तु के अनुसार कर देते हैं। बट पर्सनली इंडिविजुअली कुंडली से करो तो ज्यादा बेटर है। ग्रहों की बात कब आती है वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में?
वास्तु एस्ट्रोलॉजी सब ग्रहों से कनेक्टेड है। डे मूवमेंट मतलब आपने वास्तु का शब्द बोला या एस्ट्रोलॉजी का बोला, ग्रहों ग्रह से कनेक्टेड। सारी चीजें ग्रहों से कनेक्टेड है, सारी चीजें। तो किस हद तक, जैसे आपने बताया कि मैं 100% क्योर नहीं कर सकता हूँ, बट सक्सेस रेशियो क्या है आपका कि इतना तक रेमेडीज ठीक हो गए? और बहुत बार ऐसा भी होता होगा आपके लाइफ में कि आपने पूरी कोशिश की और कभी क्लाइंट फीडबैक नेगेटिव आ जाता है, उस टाइम कभी लगता है कि मैं इतनी कोशिश किया, अपने एक प्राइड मोमेंट होता है ना, उसको हर्ट होना कि नहीं कर पाया मैं, कभी फील होता है कभी ऐसा? परफेक्ट सवाल है आपका। भगवान की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, सरस्वती माता की कृपा से और मेरे कुल देवी जी के आशीर्वाद से आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं ना, उसमें लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक भी केस ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर उनको रिजल्ट नहीं मिला है। उसका मैं लॉजिक बता दूं, क्योंकि कैमरे पे तो सब लोग यही बोलेंगे और सुनने वाले को भी यही लगेगा, भाई कौन वास्तु वाला, हाँ, कौन वास्तु वाला ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे में रिजल्ट नहीं मिला। वो तो सुनने में वही लगेगा और आपके ऑडियंस भी शायद अभी यही सोच रहे होंगे। लेकिन अब मैं लॉजिक बताता हूँ। मैंने डे 1 से एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु को क्लब करके काम किया है, पहली बार। अब जब मैं एस्ट्रोलॉजी मतलब किसकी कुंडली ओपन करके चेक कर लेता हूं तो उसके अंदर समझ में आ जाता है कि ये टाइम पे आपको वास्तु करना ही नहीं है। मैं उनको क्लियर बता देता हूँ, ये टाइम वास्तु की रेमेडीज का नहीं है, ये टाइम पे वास्तु आप मत करो और ये टाइम पे आप वास्तु करवा लो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जहां पर मुझे पता चल गया कुंडली से कि इसमें रिजल्ट नहीं मिलना है, मैं उनको वहां पर ही मना कर देता हूँ। अच्छा, दूसरा कि वास्तु की रेमेडीज करवाने के बाद ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पर रिजल्ट नहीं मिल सकता है, वो भी मैं उनको पहले समझाता हूँ। तो क्या है, क्लाइंट प्रिपेयर्ड है। बहुत वास्तु कंसल्टेंट क्या करते हैं, देखो, एक तो जिनको खाली वास्तु का नॉलेज है ना, वो किसी भी चीज का सॉल्यूशन वास्तु में ढूंढने बैठेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक चीज का सॉल्यूशन वास्तु के पास नहीं है, हर एक चीज का सॉल्यूशन न्यूमरोलॉजी के पास नहीं है और हर एक चीज का सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी के पास भी नहीं है। हाँ, ये तीनों के अपने प्लस पॉइंट है, अपने माइनस पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक होता है आयुर्वेदिक, एक होता है होम्योपैथिक और एक होता है नेचुरोपैथिक। आयुर्वेद में क्या है, आड़ असर मतलब उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है वो मेडिसिन का, लेकिन उसके अंदर कोई सर्जरी नाम की चीज नहीं है। एलोपैथी में क्या है, उसके पास सर्जरी है, लेकिन वहां पर माइनस पॉइंट क्या है कि वहां पर जो आप दवाई लेते हो उसका कभी ना कभी रिएक्शन आ जाता है या उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। होम्योपैथी क्या है, उसके अंदर ये सारी चीज नहीं है, लेकिन वो थोड़ा काम करने में स्लो है। अपने अपने प्लस पॉइंट है, अपने अपने माइनस पॉइंट है। जिसकी बॉडी को जो सूट होगा, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी डिजीज के हिसाब से, वो हिसाब से वो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीजों को क्लब करके बताता हूँ। कौन सी कंडीशन होगी जहां पर रिजल्ट नहीं मिल सकता है, वो भी मैं पहले बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि ये यूट्यूब और इसके ऊपर चल रहा है कि 100%, ठीक है, मैंने खुला बोला ना 90% तक ही मैं कर सकता हूँ। अब आप बताओ, मैंने पहले से ही आपको बोल दिया है मैं 90% तक ही कर सकता हूँ, तो आप मेरे पास वो फीडबैक लेकर आओगे ही नहीं। हाँ, ये लेकिन मुझे आपको कब बताना चाहिए, आपके पास मैं पैसे लू वास्तु के या कंसल्टेशन के या रेमेडीज के, उसके पहले मैंने ये बता दिया तो ठीक है, तो फिर आप मेरे पास नहीं आओगे। लेकिन मैंने आपके पास से 2 लाख 5 लाख 10 लाख वास्तु का ले लिया और बाद में बोलूं, हाँ, और बाद में आपको रिजल्ट नहीं मिले, फिर आप मेरे पास आओ और मैं वो टाइम पे आपको बोलूं कि नहीं नहीं राहुल जी, इसमें तो ऐसा है ना कि ऐसा ऐसा होता है तो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? पहले बताना चाहिए। बस, तो वो पहले बताने वाला काम मैं पहले ही कर लेता हूँ, तो पीछे से मेरे पास वो कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। कुछ कुछ केसेस है जहां पर अगर कोई बोलता है तो मैं क्या करता हूँ, उस केस में रिविजिट करता हूँ। भाई, मैं जो बोल के गया था, आपने वो 100% प्रॉपरली फॉलो किया है वास्तु में? अगर किया होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और अगर नहीं किया है तो मैं जाके उनको समझा देता हूँ, भाई ये चीज ठीक नहीं है, ये फिर से कर लो। और चलिए, तो एक बार हम लोग कुंडली भी ओपन कर लेते हैं। वो टाइम पे मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, चलो आपका फिर भी कंप्लेन आया है ना, तो मेरी फर्ज बनती है। लेकिन प्रोसेस पहले से समझा देता हूँ, तो आज तक ऐसा आया नहीं है। आया है तो ये चीज मैं कर लेता हूँ, कुंडली एक बार देख लेता हूँ, वास्तु में अगर कोई चीज नहीं फॉलो की है तो वो कर लेते हैं, तो हो जाता है सेटिस्फेक्शन। अब बहुत लोग जब आपसे मिलते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम से ही मिलते हैं, और कहा जाता है कि नेगेटिव चीज़ों से लोग दूर रहना पसंद करते हैं, नेगेटिव बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। इतने सारे नेगेटिव आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, खुद को कैसे क्योर करते हैं उन चीज़ों से, कैसे बचाते हैं? सवाल एक एक ढूंढ के लेते हो सर आप, बहुत परफेक्ट सवाल पूछा है, मतलब ऐसा किसी ने पूछा नहीं, बहुत परफेक्ट है। इसका आंसर क्या है कि मैं हर रोज अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठ के खुद 2 घंटा मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए निकालता हूँ। हमारे जैन में सामायिक बोलते हैं, सामायिक। 48 मिनट्स तक दुनिया संसार छोड़ के आपको अपने ध्यान में रहना है, उसका अलग है बट शॉर्ट में बता दिया। तो वो 48 मिनट्स तक मेरी खुद की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। उसके बाद में मैं खुद मंदिर जाता हूँ, मेरे खुद के जो मंत्र बोलने हैं वो सारी मंत्र बोलता हूँ, बहुत सारी चीजें। इन शॉर्ट 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग में मैं मेरी खुद की स्पिरिचुअलिटी के लिए देता हूँ। उससे क्या होता है कि लोगों की ये जो नेगेटिविटी सुननी पड़ती है या सब काम में आता है, वो सारी चीजें होती है, वो हमारे ऊपर
मतलब मैं मेरी बात करूं तो वो मेरे ऊपर असर नहीं करता। वैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सब लोग अपना दुखड़ा लेकर ही जाते हैं, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो डॉक्टर भी तो कर लेता है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये तो मेरा काम है, वो मेंटली प्रिपेयर है, ये काम है, तभी लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन उसमें भी कैसे पॉजिटिव रहना वो उनको पता है। ये फील्ड में स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मुझे कैसे स्ट्रांग रहना है वो मुझे पता है, और वो हिसाब से मैं कर लेता हूँ, तो परफेक्टली बैलेंस हो जाता है। खुद की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी में आप जैसे बता रहे थे, आज के टाइम में इसका भी कोविड के बाद ये भी बहुत बढ़ा है, पूजा पाठ पे लोग ध्यान देना शुरू किए हैं। कुछ लगता है कि मैं सुनता आ रहा हूँ कि हनुमान चालीसा का बहुत पावर होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो ये पढ़ो, कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। इस पे क्या फीडबैक है आपका? इसका कुछ नेगेटिव नहीं है, मैं ये कहूंगा। पॉजिटिव तो कितना है वो अपनी अपनी कुंडली वास्तु के हिसाब से है, बट इसका कुछ नेगेटिव नहीं है। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ते रहो, जो बेनिफिट मिला वो मिला, डिपेंड करता है वो। और अगर देखो ऐसा ही होगा तो कितने लोग बेचारे जो मिडिल क्लास है या बेचारे गरीब है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, थोड़ी पैसे वाले हो जाते हैं। थोड़ा लॉजिक से भी सोचो। और जो अमीर है वो पढ़ता ही नहीं है, उसको ये सबसे लेना देना ही नहीं है, फिर भी उसकी गाड़ी चल रही है। हर एक चीज का आंसर आपको एस्ट्रोलॉजी से मिलेगा, हर एक चीज का आंसर, कि क्यों इस समय पे ऐसा हो रहा है, क्यों इस समय पे ऐसा हो रहा है, क्यों इसके लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्यों इसके लाइफ में ऐसा हो रहा है। बाकी सब चीजें नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं बोलता हूँ, करनी चाहिए। भगवान का नाम लो, स्पिरिचुअलिटी करो, मंत्र बोलो, सब बोलो, बट उससे रातों रात चमत्कार हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, सब बदली हो जाएगा, वैसा नहीं होता। लेकिन जो अमीर लोग हैं पूजा पाठ बहुत करते हैं, अंबानी को देखिए आप। हाँ, तो वो खुद बैठते हैं तो अच्छी बात है, पुजारी के पास से करवा लेते हैं, तो वो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। और जहां तक बात निकली अंबानी जी की, तो जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ना, उनकी सबसे एक अच्छी खासियत क्या है मालूम है? वो लोग समाज सेवा में पैसा बहुत देते हैं। हाँ, डोनेशन चैरिटी में इतना, अजीम प्रेम जी नाम सुना होगा, विप्रो के ओनर। चैरिटी में वो लोग इतना पैसा देते हैं, इतना पैसा देते हैं, और वो सबसे बेस्ट काम है चैरिटी करना। उनके पास वो टाइम नहीं होता है भगवान की पूजा करे और वो सब करे, और करते भी होंगे, अपन देखने तो गए नहीं उनके घर पे वो क्या करते, तो उसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं होगा, बट ये तो हमारे सामने है, चैरिटी वो लोग बहुत करते हैं। और हमारे एस्ट्रोलॉजी की एक जो जेन्युइन रेमेडीज है ना, उसमें से एक है चैरिटी। वो लोग भले अनजाने में कर रहे हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी से शायद कुछ लेना देना ना हो, या फिर लेना देना हो भी, लेकिन वो जो चैरिटी करते हैं ना, उसकी बदौलत उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। और ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्र में भी, हमारे धर्म में भी, कि आप जो भी काम करो उसमें आपको भगवान को पार्टनर बनाना चाहिए। कि पूरे साल की मेरी जो इनकम होगी उसका 10% पार्टनरशिप, 15% पार्टनरशिप, 5% पार्टनरशिप, 1% पार्टनरशिप, भगवान के साथ ईमानदारी से वो पार्टनरशिप होनी चाहिए। कि जो भी पैसा आएगा 1% डोनेट कर दूंगा तो कर दूंगा, लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं करते, वो चीज है, बट वो करना चाहिए। कौन सी चैरिटी आपको बेस्ट लगती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? कुछ मैंने सुना है, ऐसा लोग बोलते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए आप कुछ करो तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ब्लाइंड लोगों के लिए करो, गरीब लोगों के लिए करो, मतलब जिसको जो चीज की जरूरत है आप उसको वो दे रहे हो तो वो अच्छा है। फिर आप ब्लाइंड लोगों की करो, छोटे बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं उनकी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, उसका कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बट करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। कौन सी रेमेडीज सर ग्रहों को स्ट्रांग कर देती है? अगर वैसे तो बहुत सारे रेमेडीज हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल रेमेडीज हैं वो कौन सा आप कहना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, इसमें आपने दो सवाल ज्वाइंट किए। एक तो ग्रहों वाली बात आपने कही, तो कोई रेमेडी से कोई भी ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा, कोई ग्रह ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा, शॉर्टकट नहीं है कोई? कोई ग्रह मेरा वीक हो जाएगा, कोई ग्रह इनएक्टिव हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप खाली एज्यूम करो, बहुत मजा आएगा, एज्यूम करो। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, 144 करोड़ लोग हैं। अब 1 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम है, वो बेचारे शनि के पीछे पड़े, शनि को मजबूत करो, मजबूत करो, मजबूत करो, मजबूत करो, सब भीड़ में लग के। और दूसरे 1 करोड़ लोग हैं वो बेचारे शनि को वीक करने के पीछे पड़े, रेमेडीज करके इसको वीक करो, वीक करो, वीक करो। तो शनि बेचारे बेचारा। शनि की क्या हालत होती होगी, सोचा है कभी? और अगर ऐसा होता है तो वो शनि तो बेचारा गया काम से। 1 करोड़ लोग पीछे पड़े, स्ट्रांग करो, 1 करोड़ लोग पीछे पड़े, वीक करो। ऐसा कुछ नहीं होता है, न तो ग्रह स्ट्रांग होते हैं न तो वो वीक होते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, सिग्नल देखते हैं लाल कलर का तो रुक जाते हैं। तो क्या वो लाल कलर के सिग्नल ने हमें रोका कि रोकने का काम तो हमने किया? उसने खाली इंडिकेट किया भाई लाल है तो रुकना है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो ग्रह है ना, वो ग्रह इंडिकेट करते हैं ये टाइम पे ये चीज करनी है, ये नहीं करनी है, आपके लिए ये बिजनेस सुटेबल है, ये नहीं है, उन्होंने इंडिकेट कर दिया। फिर वो ये सब करने से स्ट्रांग और वीक और ये सब कुछ नहीं होता है।
हाँ, और दूसरा आपका जो ग्रह के सिवा जो सवाल है कौन सी पावरफुल रेमेडी है, उसके अंदर मैं ये कहूंगा कि मंत्र की रेमेडीज जो है, मंत्र पाठ या मंत्र जाप, वो सबसे पावरफुल है इंडिविजुअली। बाकी चैरिटी जैसा तो कुछ नहीं है, वो बहुत बढ़िया है। चैरिटी में क्या है, मेरा भी बेनिफिट है, सामने वाले का भी बेनिफिट है। मंत्र जाप में क्या है, मेरा अकेले का बेनिफिट है। एंड कर्म की थियोरी क्या बोलती है, अब आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भला होने ही वाला है। तो वो चैरिटी में जो है ना, दोनों की विन विन सिचुएशन है। फिर भी कोई कारण से मतलब सब लोग पॉसिबल नहीं है अगर चैरिटी करना, पैसे खर्च करना, तो एटलीस्ट खुद के लिए मंत्र जाप करेंगे तो वो बहुत बढ़िया और बहुत पावरफुल है। लेकिन उसमें भी मैं मेरे लिए करूंगा तो, कोई पंडित मेरे लिए करेगा तो नहीं। त्र्यंबकेश्वर में जाकर 11,000, 11,000, 21,000 दे दो, वो पंडित अपना पूजा करता रहेगा और इधर मेरा भला हो जाएगा, वैसी नहीं होता। शनि का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, ज्यादातर लोगों के मुंह से सुना है शनि नेगेटिविटी हमारे अंदर लाती है, ये हमारे लिए बुरा है, ऐसा सुना है। क्या हमारे लिए किस केस में अच्छा है शनि? शनि हर एक केस में अच्छा है। आप अगर शनि के अनुसार काम करते हो तो शनि अच्छा है। आपके कुंडली में जहां पर बैठा है वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी खराब स्थान में भी बैठा है लेकिन आप शनि के अनुसार काम करो तो शनि आपके लिए अच्छा है। अब शनि के अनुसार काम करने का मतलब क्या? शनि हमसे गलत भी करवा सकता है? नहीं, शनि गलत नहीं करवाएगा। नहीं करवा सकता। नहीं करवा सकता है। आप करो वो अलग है, शनि नहीं करवाएगा। क्या शनि हमसे गलत भी कुछ करवा सकता है? देखिए, हमसे कोई भी प्लैनेट ना तो गलत करवा सकते हैं ना तो अच्छा करवा सकते हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। मैंने अभी पहले ही आपको बताया, खाली वो इंडिकेट करते हैं, वो हमसे कुछ नहीं करवाते। हमारे जो हाउसेस है या हमारे कुंडली में जो समय है उसकी बदौलत हम कुछ अच्छा या कुछ बुरा कर सकते हैं। हमारे मेंटल स्टेटस के हिसाब से हम कुछ अच्छा या बुरा कर सकते हैं। हमारे नेचर के अनुसार हम कुछ अच्छा या बुरा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज क्या है मालूम है, अगर कुछ गलत हुआ ना, शनि ने करवाया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, गलत हुआ तो राहु ने करवाया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, तो ये सही ब्लेम तरीका, गेम बहुत है। हाँ, तो ये सही तरीका नहीं है। और मैं आपको बताऊं एक चीज, कोई भी प्लैनेट खराब है ऐसा नहीं है। हर एक प्लैनेट अच्छे है, कोई प्लैनेट खराब है ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात एस्ट्रोलॉजी में क्या है मालूम है, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट। कोई गली में कोई बहुत बड़ा बदमाश है, अब वो गली में जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो बदमाश की शरण में चले जाए कि भैया आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे, हमको परेशान मत करना, तो वो बिलीव मतलब वो फॉलो करेगा उतनी चीज कि उसके शरण में चले गए हो, उसको क्यों परेशान करेगा? उसके अगेंस्ट में जाओगे तो परेशान करेगा। तो उसी तरीके से ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह इतने पावरफुल है, आप उसके शरण में चले जाओ। उसके शरण में जाने का मतलब क्या कि ग्रहों की कुछ एक्टिविटीज होती है, उनका कुछ नेचर होता है, आप उसके अनुसार काम करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एटलीस्ट वो परेशान तो नहीं करेगा। जैसे शनि क्या है, शनि है रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि है जिम्मेदारी, शनि है डिसिप्लिन, शनि है फोकस। तो अगर आपको कोई चीज में ऐसा लग रहा है कि मुझे शनि परेशान कर रहा है, वैसे शनि करता नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दो। जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं है और रिजल्ट चाहिए, तो वैसे को तो शनि परेशान करेगा ही करेगा। फोकस नहीं रहना है, डिसिप्लिन नहीं रहना है, फटाफट चाहिए, शॉर्ट टर्म में चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए, उन लोगों को तो शनि बराबर से पीटेगा। मतलब पीटता नहीं एक्चुअली, बट ये कह सकते हैं लोगों की लैंग्वेज में। शनि के अनुसार काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद ने 19 साल शनि की महादशा मेरे जीवन में निकाली है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ शनि को क्या करते हैं। रेमेडीज की तो बात कर ली हम सर, बहुत सारे बातें हुए हैं रेमेडीज, कौन सी रेमेडीज हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी की सलाह कितना मायने रखता है हमारे लिए? ओके, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि जी। कितना मायने रखता है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना? जी। कौन है वो? देश के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में से एक हैं। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में से एक है, कप्तान थे, वर्ल्ड कप जीताया, बराबर। आपको पता है उनके कैरियर की शुरुआत उन्होंने जब की, कैरियर नहीं कहूंगा, उनके स्कूल डेज में वो इनिशियली फुटबॉल खेलते थे। और वो जब फुटबॉल खेलते थे तो उनके वो टाइम पे एक कोच थे उनके स्कूल में, जिनको आप स्पोर्ट्स के टीचर भी कह लो या कोच भी कह लो। तो वो महेंद्र सिंह धोनी जब फुटबॉल खेलते थे, वो कोच, उनका नाम केशव बैनर्जी, उन्होंने महेंद्र सिंह के अंदर वो देखा कि ये व्यक्ति, मतलब ये लड़का इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है और फुटबॉल में भी खास करके गोल कीपिंग इतना अच्छा कर रहा है। तो उनको वो बच्चे की वो क्वालिटी समझ में आ गई कि ये बच्चा जो है वो क्रिकेट में आगे बढ़ने के लायक है, फुटबॉल के लायक ये नहीं है। क्रिकेट में बहुत अच्छा करियर इसका हो सकता है, वो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहिए। और वो कोच ने, मिस्टर केशव बैनर्जी ने धोनी को ये सलाह दी कि तुम क्रिकेट के ऊपर ध्यान दो, क्रिकेट को अपना करियर बनाओ और रिजल्ट हमारे सामने है। अब क्या किया वो कोच ने,
एक एडवाइस दी, एक सलाह दी, एक सही मार्गदर्शन दिया। बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से ये बच्चा फुटबॉल के लायक नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट के लायक है, और रिजल्ट हमारे सामने है। अच्छा, वो कोच ने अगर वो फुटबॉल ही खिला रहा है और फिर वो रेमेडीज करवा रहे हैं, ये रेमेडीज कर ले, ये जला दे, ये बहा दे, ये दबा दे, ये छुपा दे, ये सब रेमेडीज कर और तू बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा किया होता तो लगता है रिजल्ट मिलता? नहीं, वो तो नहीं। जो उनकी एबिलिटी है उसको देख के उन्होंने गाइड किया, सही एडवाइस दी, सही मार्गदर्शन दिया, रिजल्ट हमारे सामने है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। तो ये इतना महत्व है सही एडवाइस का और सही मार्गदर्शन का। सिर्फ एडवाइस ही या अपनी पोटेंशियल भी चेक करनी चाहिए लोगों को? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कोई लड़का अच्छा दिख रहा है और अच्छा एक्टिविटी करता है तो लोग बोलते हैं तू हीरो बनने लायक है, हीरो बन जा, और वो स्ट्रगल में लग जाता है, अपना टाइम बर्बाद करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो अपनी पोटेंशियल भी चेक करनी चाहिए लोगों को। हाँ, तो राहुल जी, वो तो हमने ऑलरेडी पहले बात कर ली कि 4 चीजों से सक्सेस मिलेगी: कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, अपनी स्किल्स एंड एफर्ट्स। तो कुंडली का वो पार्ट है। कुंडली क्या हेल्प करेगी भाई? आपको फिल्म लाइन में सक्सेसफुल होना है तो आपके लिए, आप फिल्म लाइन के लिए बने हो या नहीं बने? नहीं बने हो, वो वहां कुंडली से check पता होगा। चलेगा। अब फिल्म लाइन के लिए बने हो तो आप जो भी घर में रह रहे हो, क्या वो फिल्म लाइन के लिए जो जरूरी है वैसे जोन्स वो आपके घर में प्रॉपर है? सेकंड हो गया वो। तो वो सेकंड हो गया। अगर वो सही है, मतलब कुंडली के हिसाब से आप बने हो, घर के जोन सही है, तो फिर न्यूमरोलॉजी। भाई एकता कपूर वो डबल किए लगाते हैं, ये करते हैं, वो कर देगा, अल्फाबेट ऐड कर देते हैं, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में। फिर न्यूमरोलॉजी का रोल आता है। एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, वास्तु छोड़ दो, खाली स्पेलिंग लगा दो, डबल ए डबल के, नहीं काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। लिख के देता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ, काम ही नहीं तो ये करेगा। तीनों कॉम्बिनेशन में ही काम करेगा किसी के ऊपर। ये तीनों कॉम्बिनेशन और साथ में आपका वाला क्वेश्चन, स्किल्स एंड एफर्ट्स, ये 4 के कॉम्बिनेशन से ही सक्सेस मिलेगा। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्तियों को देख लो, अगर आप उनकी कुंडली लाकर दोगे तो मैं ये प्रूव कर दूंगा। और अगर जितने लोग सक्सेस नहीं है तो भी मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि देखो, यहाँ पर कुंडली के हिसाब से, यहाँ पर वास्तु के एंगल से, और यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के एंगल से, और अपने खुद के स्किल्स एंड एफर्ट से ये व्यक्ति इधर रुका हुआ है। चारों अच्छे होने चाहिए। दो अच्छा है, दो अच्छा नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं देखिए, करेगा एक वो। बहुत बड़ा टावर बनाना है ना, तो उसके 4 मेन पिलर होते हैं। वो 4 पिलर जो होते हैं उसके ऊपर ही पूरा टावर खड़ा रहता है। आजू बाजू में जो होते हैं छोटे छोटे पिलर, वो सपोर्टिव पिलर है। बट 4 पिलर के बिना आपको लगता है कि टावर खड़ा रह सकता है? जो मेन 4 पिलर है, बस ये 4 पिलर हमारी जीवन के सक्सेस के है: वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड स्किल्स एंड एफर्ट्स। ये चारों का सही कॉम्बिनेशन हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। आज मैं ये इतनी सारी आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, एक समय पे मैं कुछ नहीं था, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे खास करके एस्ट्रोलॉजी और ये सारे फील्ड में आया, इसको जाना समझा, उस हिसाब से मैंने अपना लाइफ पूरा अलाइन किया, तो आज भगवान की कृपा से धीरे धीरे अच्छी लेवल के आगे बढ़ रहा हूं। आपने सलाह और मार्गदर्शन का एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी का दिया, बट उससे पहले मैं जो मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं वो आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। आपने शुरुआत ही वहीं से की, आपको भी मार्गदर्शन कहीं से मिला था? हाँ, डेफिनेटली। वो जो एक अंकल थे, मैंने बताया, उन्होंने मार्गदर्शन दिया ना। उन्होंने क्या किया, वो मेरे लिए आए क्या, मेरे पीछे दौड़े या कर्म मुझे आपने किया, मार्गदर्शन कर्म वहां मैंने मिला। किया, वो तो मुझे ही करना है, वो तो और कोई करने के लिए आने वाला ही नहीं है। सही मार्गदर्शन। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ क्या किया? मार्गदर्शन ही तो दिया कि ये समय में तेरे लिए ये अच्छा है और ये समय में तेरे लिए ये अच्छा है। और मार्गदर्शन की बात निकली ही है तो ये चीज खास ध्यान में रखना राहुल जी, कि आपका सलाहकार, आपका मार्गदर्शक कौन है। शकुनी भी एक मार्गदर्शक था और श्री कृष्ण भी एक मार्गदर्शक थे। दुर्योधन ने शकुनी को फॉलो किया और अर्जुन ने या पांडव ने श्री कृष्ण को फॉलो किया। आप किसकी सलाह लेते हो वो पूरी आपकी जीवन बदली करने के लिए काफी है। एक गलत एडवाइस पैसे से आपका फासला बढ़ा देगी और एक सही एडवाइस पैसे से आपका फासला कम कर देगी। डिपेंड करता है कि आप किसकी एडवाइस लेते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्या है ना, लोगों को वैल्यू नहीं है सही सलाह की, सही मार्गदर्शन की या कंसल्टेशन है। उसमें क्या है, कुंडली देखनी है, इतना करना है, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, घर पे आए, ऐसा 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 देखा, चेक किया, ये सब किया, 11,000, 21,000। वो 11,000, 21,000 नहीं है, आपके पूरे जीवन का वो मार्गदर्शन है। लोग जब जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन लोग इसको खर्चा नहीं गिनेंगे, उस दिन इसको ये इन्वेस्टमेंट गिनेंगे। बाकी तो लोग डॉक्टर के साथ भी आजकल भाव करते हैं, मालूम है डॉक्टर साहब 300 रुपया दवाई का 200 ले लो ना। तो ऐसे लोगों की कुछ कमी नहीं है, वो तो चलने वाला है। बट ये मार्गदर्शन काम करता है कि किसकी सलाह ले, बहुत इंपॉर्टेंट। मार्गदर्शन आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा मिल रहा है लोगों को। सोशल मीडिया पे मिल रहा है तो वही बात आती है कि कैसा वाला मिल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति मार्गदर्शन दे रहा है
वो खुद, कौन है? कृष्ण जी हैं या शकुनी जी हैं? हाँ, वो कृष्ण जी है या शकुनी जी है, उन्होंने खुद ने क्या अचीव किया है, कैसे अचीव किया है, वो सारी भी चीजें देखना जरूरी है। मार्गदर्शन में एक बात ये भी है कि बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे हमारी बात करो एस्ट्रोलॉजी में, तो लोग ये बोलते हैं कि आपको शेयर बाजार का इतना नॉलेज है, आपका शेयर बाजार का प्रेडिक्शन भी इतना अच्छा होता है, तो आप खुद शेयर बाजार में काम क्यों नहीं कर लेते हो? शेयर बाजार से आप खुद लाखों रुपया क्यों नहीं कमा लेते हो? आप क्यों दूसरों को गाइड करने का काम करते हो? ये सारी चीजें आती है, बराबर। तो इसके अंदर भी क्या है मालूम है, अगर कोई फादर सिगरेट पी रहा है कोई भी कारण से, तो क्या वो अपने बच्चे को ये सलाह देगा कि तू भी सिगरेट पी ले? कभी नहीं। कभी नहीं देगा। उसका काम क्या है, फादर का काम, कि भाई मैं पी रहा हूं बराबर है, लेकिन तुझे नहीं पीनी चाहिए। ये एक बात। और ये दूसरी बात कि व्यक्ति को भगवान ने कुछ लोगों को अच्छे सलाहकार बनाया है और कुछ लोगों को उस फील्ड के लिए बनाया है। अब मेरा काम सलाह देना है। अब सलाह देने में क्या है, हो सकता है कि मैं 10 लोगों को बोलूं ये कंपनी का शेयर ले लो और वो 10 कमाए, और सेम चीज जब मैं लूं तो मैं नुकसान कर दूं, क्योंकि मेरी कुंडली के अनुसार शेयर बाजार से पैसे कमाने का मेरा योग नहीं है, सही गाइडेंस देना मेरा योग है। तो ये चीज को भी समझना जरूरी है कि वो व्यक्ति बोल रहा है, वो एज अ सलाहकार, एज अ कोच। अब देखो जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेटर है, क्या उनके कोच उतने उनके जितने ही सक्सेसफुल है? जैसे सचिन तेंदुलकर, उनके कोच रमाकांत आचरेकर जी, बराबर है। अब सचिन तेंदुलकर को पैदा करने वाले, क्रिकेट में आगे बढ़ाने वाले वही है, रमाकांत आचरेकर, लेकिन वो खुद कहां पर है? सचिन तेंदुलकर जितने तो नहीं है ना, उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट को पैदा कर दिया, लेकिन खुद तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रमाकांत आचरेकर के पास वो टैलेंट है कि वो तेंदुलकर को पैदा कर सकते हैं। अब रमाकांत आचरेकर के पास तो बहुत स्टूडेंट आते थे सीखने के लिए, क्रिकेट का कोचिंग लेने के लिए, फिर भी तेंदुलकर ही क्यों तेंदुलकर बने? उनकी कुंडली, उनकी मेहनत, उनकी दशाएं, साथ में विनोद कांबली भी थे, तो उनका भी हमको पता है क्या है। तो रमाकांत आचरेकर एज अ कोच, उनके अंदर वो टैलेंट है, वो एबिलिटी है कि वो कोचिंग अच्छा कर सकते हैं और वो पैदा कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जितनी चीज मैं गाइड कर वो सब मैं करने बैठ जाऊं। अब कोई मिठाई की दुकान वाला है, अभी उसको डायबिटीज है, तो वो नहीं खाएगा ना स्वीट। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो स्वीट बेचने बैठा है तो उसको खुद को स्वीट खाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। सर न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे हम। आजकल लोग नाम की स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं, तो वो नाम की स्पेलिंग सोशल अकाउंट पे चेंज होता है, तो ये क्या फॉर्मूला होता है? क्योंकि अगर आप नाम की स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं तो ऑफिशियली चेंज होना चाहिए वो। परफेक्ट बात कही आपने। मैंने भी मेरा नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेंज किया है। जब मैंने चेंज किया तो मैं न्यूमरोलॉजी के फील्ड में नहीं था, मुझे मेरी कोई स्कूल की फ्रेंड थी, उसने सजेस्ट किया था। मेरा नाम, पहले वाला नाम है सौरभ, और अभी का नाम जो है वो सुरेश। आज नाम चेंज किए हुए भी लगभग 9 साल से ऊपर हो गया, 9 या 10 साल हो गए। तो जो आपने कहा वो सही है। मैंने मेरे आधार कार्ड के ऊपर, पैन कार्ड के ऊपर वो नाम चेंज करवाया है, ऑफिशियली गेजेट बनवाया है। और उसके बाद में जैसे जैसे दशाएं चेंज हुई, जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे ये नाम से लोग मुझे बुलाते गए, फिर उसका मुझे रिजल्ट मिला। ऐसा नहीं कि मैं कल का कल मैंने नाम चेंज कर दिया और खाली सोशल मीडिया पे चेंज करके बैठा हूँ। मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया ही करते हैं, आधार कार्ड पे चेंज नहीं करते हैं। आप पूछो उनको कितना रिजल्ट मिला, पता चल जाएगा। सच आधार बोले कार्ड तो पे भी चेंज करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि आपका पैसा तो कहाँ, बैंक में ही आता है ना। तो जहां जहां सारी चीजों से कनेक्टेड है, सब जगह पे आपका नाम चेंज होना चाहिए, तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगा। इधर चेंज नहीं करोगे, खाली सोशल मीडिया पे चेंज करोगे, तो वो पावरफुल या वो इफेक्टिव नहीं है। और सोशल मीडिया पे नहीं किया, यहाँ पर कर दिया, तो वो भी नहीं। दोनों जगह पे प्रॉपरली होना चाहिए। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा कहाँ पे लग रहा है कि लोग इनकम सोर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा? चाहे शेयर मार्केट की बात करें, गोल्ड की बात करें, या प्रॉपर्टी की बात करें। अगर इन्वेस्टमेंट की आप अगर बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का पूछ रहे हो, तो आने वाले समय में गोल्ड सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया रिटर्न देगा। घर की डायरेक्शन चेक करने की सबसे ज्यादा एंट्रेंस या एग्जिट क्या चेक करना चाहिए? नहीं, घर का डायरेक्शन घर के ब्रह्म स्थान में खड़े रह के चेक करना चाहिए, और घर से बाहर जाते समय कौन सी दिशा आ रही है वो चेक करना चाहिए। किसी की कुंडली में कुछ बदलना हो किसी ग्रह के हिसाब से, तो क्या चेंज करना चाहेंगे आप? मेरे पास बदलने वाला कोई प्रोसेस नहीं है, मेरे पास है अलाइनमेंट का प्रोसेस। आपके कुंडली में जो करने के लिए कहा गया है, भगवान ने जो करने के लिए भेजा है, वो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इसके लिए बने हो, आप ये करने के लिए आए हो, और वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी फिल्म आप देखना पसंद करेंगे आने वाले टाइम में, या देखा है आपने रिसेंटली तो धुरंधर ही देखा है, अभी फिलहाल तो। तो वहां पे क्या आपने कुछ कनेक्ट किया एस्ट्रोलॉजी या न्यूरोलॉजी से, कुछ कनेक्शन?
मैं तो हर जगह पे कनेक्शन करते रहता हूँ, लेकिन क्या है ना, उसका डेटा मुझे मिलना चाहिए तो मैं उसको लॉजिकली बिठा पाऊँ। ऐसे खाली कनेक्ट करके कोई अर्थ नहीं है। हाँ, इतना देख सकता हूँ कि भाई ये व्यक्ति ने ये लाइन बोली तो इसका ये मीनिंग एस्ट्रोलॉजी में होता है, ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो इसके वास्तु में ऐसा होना चाहिए, बट शॉर्ट नहीं कह सकते। बाकी कनेक्ट तो मैं आपके साथ भी करता हूँ, सबके साथ करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच श्रेयस जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक आई यू होप सो आपको मच। भी आया हो। डेफिनेटली। Thank you, थैंक यू sir. सो मच।